नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो कोई भी सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। चाहे जितनी देर हो जाए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हर एक सफलता के पीछे एक कड़ा संघर्ष होता है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा देश की पहली खिलाड़ी जो 7 टाइम्स भारत की वॉलीबॉल टीम की प्लेयर रह चुकी है और देश की पहली दिव्यांग खिलाड़ी है जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है। इस एवरेस्ट को फतह करने में इनके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है, कितना बड़ा इनका योगदान रहा है, कितना बड़ा कार्य रहा है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जब हम इनकी बायोग्राफी को स्टडी करेंगे, इनकी बायोग्राफी को रिसर्च करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि इनकी बायोग्राफी कितने लाखों लोगों को इंस्पायर करती है और कितने सारे यूथ जो आज की डेट में अपने आप को बदलना चाहते हैं, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए इनकी बायोग्राफी इंस्पायर जरूर करती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जो भारत के नेशनल वॉलीबॉल टीम के 7 टाइम्स प्लेयर रह चुकी है और पहली ऐसी दिव्यांग प्लेयर है जिन्होंने एवरेस्ट को फतह की है। तो जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंबेडकर नगर में हुआ था। इनके फादर इंडियन आर्मी में थे उस टाइम और इनकी मम्मी मेडिकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। 2 बहन और 1 भाई के साथ इनका एक छोटा परिवार था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके मम्मी को ही पूरे परिवार की देखभाल करनी पड़ी। बचपन से ही अरुणिमा सिन्हा स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, इसलिए वो फुटबॉल को बड़ी दिल लगा के खेलती थी। बट फॉर्चुनेटली फुटबॉल को छोड़ के उनको वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करना पड़ा। इस कारण 7 टाइम्स उन्होंने इंडिया के वॉलीबॉल टीम में पार्टिसिपेट किया। बट मन ही मन एक ख्वाहिश ये थी कि भारत के अर्धसैनिक बलों को भी ज्वाइन करें। तो अर्धसैनिक बलों को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी मेहनत भी अरुणिमा सिन्हा को करना पड़ा। फिर एक टाइम आया कि 2011 की बात है, जब CIFS से अरुणिमा सिन्हा को एक कॉल लेटर आया और उनको दिल्ली बुलाया गया। ये पल अरुणिमा सिन्हा के लिए बहुत बड़ा पल था, लेकिन उनको पता नहीं था कि आने वाले टाइम पे भविष्य में उनके साथ क्या हो सकता है। फिर 2011 की बात है कि जब अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली की ओर पद्मावती एक्सप्रेस पर बैठी तो जनरल बोगी पर कुछ लुटेरे आए और लुटेरे आने के बाद उनका बैग छीना। बैग छीनने के बाद उनको ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया। उस टाइम उनके पाँव में एक रॉड भी धंस चुकी थी। उसी टाइम दूसरी लाइन से आता हुआ, दूसरे ट्रैक पर आता हुआ एक रेलगाड़ी उनके पाँव के ऊपर से चला गया, जिससे वो बेसुध हो गई। और उस टाइम लगभग 50 से ज़्यादा ट्रेनें गुजर चुकी थी। पूरी रात वो ट्रैक पे पड़ी रही और ट्रैक पे पड़ने के बाद दूसरे दिन लोकल के जितने लोग हैं उन्होंने उनको उठाया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद रक्त काफ़ी बह चुका था। उसके बाद हायर सेंटर में रेफ़र किया गया और हायर सेंटर में रेफ़र करने के बाद उनकी जान को बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर ने उनका एक पैर काटना पड़ा। इस पाँव को काटने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि अब वो एक नेशनल प्लेयर से एक दिव्यांग प्लेयर बन चुके थे। शुरुआत में उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारतीय खेल मंत्रालय ने सिर्फ 25,000 की पेशकश की, लेकिन बाद में जब जन आक्रोश हुआ, लोगों ने अपनी भड़ास निकाली, तो भड़ास निकालने के बाद उस टाइम के खेल मंत्री अजय माकन ने उनको 2 लाख रुपए उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया और उसके साथ ही CIFS में नौकरी की पेशकश की। साथ ही भारतीय रेलवे ने भी अरुणिमा सिन्हा को नौकरी की पेशकश दी। उसके बाद उनको और भी ज़्यादा उपचार की ज़रूरत थी, लिहाजा उनको दिल्ली के एम्स में रेफ़र किया गया और एम्स में लगभग 4 महीने उनको बिताने पड़े और उसके बाद उनको एक कृत्रिम पाँव लगाकर उनको चलाया गया। लेकिन एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जब पुलिस ने इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिंग करने के बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि शायद अरुणिमा सिन्हा आत्महत्या करना चाहती थी, इसलिए वो ट्रैक पे उतर चुकी थी। लेकिन जब ये बात अरुणिमा सिन्हा से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अफवाह है और पुलिस उस पर झूठ बोल रही है। पुलिस ने जब अपनी रिपोर्ट पब्लिश की तो इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे फेक बातें बताई गई। तो फेक बातों के अगेंस्ट अरुणिमा सिन्हा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पर एक PIL दाखिल किया गया और इसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया। जब इसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पुलिस के विपरीत अपना आदेश दिया और आदेश देने के बाद साफ तौर पे रेलवे को यह ऑर्डर दिया कि वो अरुणिमा सिन्हा को 5 लाख का मुआवजा तुरंत दे। इस बीच जब अरुणिमा सिन्हा की मेडिकल ट्रीटमेंट एम्स में हो रही थी तो लगभग 4 महीने अरुणिमा ने एम्स में बिताए। इसके बीच उनके मन में कई ख्याल आते गए और आने के बाद जब उन्होंने टीवी पे देखा कि युवराज सिंह किस तरीके से कैंसर से जंग जीतकर दोबारा मैदान पे आए और अपना हुनर फिर से दिखाने लगे,
तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे अब कुछ करना है, और इसलिए उन्होंने मनी मन डिसाइड किया कि वे एवरेस्ट को फतह करेगी। और एवरेस्ट को फतह करने के लिए उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। इसी बीच रामकृष्ण मिशन और बड़ोदरा के एक स्वामी ने अरुणिमा सिन्हा को बहुत मदद की, और मदद करने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो कृत्रिम पाँव लगाने के बाद उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण में एडमिशन लिया, और किस तरीके से चोटी में फतह की जाती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर सीखा। और सीखने के बाद अब डिसाइड करने लगे कि मुझे एवरेस्ट को फतह करनी है। एवरेस्ट को फतह करना कोई आसान बात नहीं होती है। एक नॉर्मल इंसान भी एवरेस्ट को फतह करने के लिए 10 बार सोचता है, लेकिन ये तो अरुणिमा सिन्हा का कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगाने के बाद उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और टाटा स्टील एडवेंचर से बेसिक करिकुलम उन्होंने सीखा, और सीखने के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इन चीज़ों को बहुत ही डीपली सीखने का प्रयास किया। इस पूरे ड्यूरेशन की अगर बात करें तो पूरे अवधि में उनके पेरेंट्स ने, उनके मम्मी ने, उनके भाई ने और उनकी बहन ने इनका बहुत सपोर्ट किया। इनको मॉरल जितनी भी हो सके इनके मॉरल को बूस्ट किया। अब एवरेस्ट को फतह करना है, तो एवरेस्ट को फतह करने से पहले उन्होंने भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया बछेंद्री पाल के पास गई, उनसे मिली, अपनी सारी बातें बताई, किस तरीके से आज वो इस मोड़ पे है ये सारी बताई। इन कहानी को बताने के बाद बछेंद्री पाल बहुत भावुक हो गई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मेरी बेटी तू आगे जरूर बढ़ेगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अरुणिमा सिन्हा के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और किस तरीके से आगे मूव किया जाए इन चीज़ों को बहुत सोचने लगी। इन चीज़ों को सोचने के बाद जब उनको एवरेस्ट को फतह करनी है तो एवरेस्ट को फतह करने के लिए लगभग अपनी कहानी जहाँ से स्टार्ट की थी, और एवरेस्ट को फतह करने के दिन 21 मई 2013 की बात है जब अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट को फतह की, और फतह करने के बाद वो भारत की पहली दिव्यांग खिलाड़ी बनी जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। इस एवरेस्ट को फतह करने में और पूरी बुनियादी चीजें, बेसिक करिकुलम सीखने में उनको लगभग 52 डेज लग गए। इन 52 डेज में अपनी पूरी संघर्ष, अपनी कहानी और अतीत के जो हलचल है सभी को अपने मन में ताजा करते हुए एवरेस्ट को फतह किए। जहां इस एवरेस्ट को फतह किए तो फतह करने के बाद कई लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, कई लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कमेंट्स दिए, टाटा स्टील की ओर से कमेंट्स आया, और उस टाइम के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने कमेंट्स दिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक वॉलीबॉल की प्लेयर जो दिव्यांग हो चुकी थी उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से 2011 से 2013 मात्र 2 साल की शॉर्ट टाइम के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और उसके बाद एवरेस्ट को फतेह किया, वो भी दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस एवरेस्ट को फतेह करने के बाद उस टाइम के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने लखनऊ आवास पे अरुणिमा सिन्हा को बुलाया और उनको बधाई दी और बधाई के साथ 25 लाख का चेक दिया। ये 25 लाख के चेक में 20 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और 5 लाख समाजवादी पार्टी की ओर से उनको चेक दिया और बहुत सारी बधाई के साथ कई लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद उनके नाम की चर्चा होने लगी, लोग बाग उनको जानने लगे कि आखिरकार अरुणिमा सिन्हा कौन है और आखिर किन परिस्थितियों में, किन हालात में उन्होंने एवरेस्ट को फतेह की। इस कहानी के बाद अरुणिमा सिन्हा ने सोचा कि अब उनका जीवन समाज कल्याण के लिए है, सभी लोगों के लिए है और विशेषकर विकलांग लोगों के लिए है, जो दिव्यांग लोग हैं, जो खेल भावना से आगे जाना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी एकेडमी खोलेगी जिसका नाम होगा शहीद चंद्रशेखर विकलांग खेल एकेडमी, जहाँ पे दिव्यांग लोग आएंगे, खेल की सारी बारीकियों को सीखेंगे। अगर उनको आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपने मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए अरुणिमा सिन्हा हमेशा तैयार रहेगी। अरुणिमा सिन्हा को अपनी मेहनत और इस मुकाम के कारण उनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके साथ ही 2015 में उनको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया। बाद में पर्वतारोहण संस्थान के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से भी उनको सम्मान किया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया के महाद्वीप के जितने बड़े पर्वत हैं, सभी पर्वत में अपनी चढ़ाई पूरी करें। इसलिए उन्होंने लगभग माउंट एवरेस्ट हो, एटलस हो, एम्ब्रेस हो, किलिमंजारो हो, जितने बड़े बड़े हाई पर्वत है, सभी पर्वतों पे उन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी कर ली है और दुनिया की पहली और एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी है जिन्होंने इतने बड़े बड़े विशाल पर्वतों पर अपनी चढ़ाई पूरी की है।
ये जो मुकाम है, ये जो सफलता है, इनकी जो बायोग्राफी है और इनकी जो जर्नी है, हम सभी यूथ के लिए इंस्पायर जरूर करती हैं। अगर जीवन में कुछ बनना है, अगर हम कहानी से पीछे भागते हैं, अपने मुकाम से पीछे भागते हैं, तो हमें अरुणिमा सिन्हा की कहानी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए कि आखिर किन हालात में जो इतने बड़े बड़े पर्वतों को अपना सफ़र में तय किया, जिसमें नॉर्मल इंसान में जाने से एक बार के लिए कतराता है। तो ऐसी कहानी से हमें इंस्पायर होनी चाहिए, ऐसी कहानियों से हमें सीखनी चाहिए। और ये जो भी कहानी है सभी रियल कहानी है। तो जब भी रियल कहानी की बात होती है, हमें फुल अटेंशन के साथ सुनना भी चाहिए और इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इतना ही था। मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों, आपकी बारी है। अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है, सो रिक्वेस्ट सभी से प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और पॉसिबल है तो आज के यूथ जनरेशन के बीच में ये वीडियो अगर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यूथ को इन वीडियो को देखकर बहुत सारी चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी। दोस्तों, अब समय हो चुका है, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।